नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मिड डे टॉक। आज हम बात करेंगे उन 4 बड़ी खबरों की जिन खबरों की आज की अहमियत सबसे अधिक है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उनका नॉमिनेशन फाइल हो गया है और कल उसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे दिग्गज नेता दिल्ली में जुटे हुए हैं। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के भी तमाम नेता हैं, मुख्यमंत्री सहित। ये सब मिलकर तय करेंगे, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक्स MLA RD प्रजापति हैं। महिलाओं पर टिप्पणी का ऐसा कोई फैशन से चल पड़ा है, कहीं से रेफरेंस लेकर के किसी मुद्दे पर उठा करके और टीका टिप्पणी करना। भारतीय जनता पार्टी के एक्स MLA RD प्रजापति ने एक ऐसी ही टिप्पणी की है। रामभद्राचार्य जी किसी संदर्भ को लेकर उन्होंने बात बोली है, लेकिन जिसका कोई विषय नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, उसके बाद उन्होंने बात बोली। इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही जबलपुर की बहुत दुखद घटना, जिसमें हाईवे की रेलिंग पर पेंटिंग कर रहे मजदूरों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हिट एंड रन के मामले में अब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 वो मजदूर जो काम कर रहे थे और कई लोग उसमें घायल हैं, उनको अस्पताल में इलाज चल रहा है। और साथ ही बात करेंगे इंदौर की, चलेंगे इंदौर, जहां पर कि एक भिखारी जिसके पास थोड़े बहुत नहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है, उसके पास ऑटो हैं, कार हैं और साथ ही मकान भी। और वो व्यक्ति जो भिक्षा मांगता है, भिखारी है, वो लोगों को ब्याज पे पैसा देने का काम करता है। इन सारी खबरों पर देखेंगे, एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हम भाजपा अध्यक्ष की ताजपोशी पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यह तय है कि कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है, उनका अध्यक्ष बनना तय है। उसका नॉमिनेशन आज फाइल कर दिया गया है। इस नॉमिनेशन फाइल करने में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने जाएंगे, उसके लिए अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, एक सेट उनकी तरफ से दाखिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, उसके चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसमें पूरा सिस्टम एक तय किया गया है कि जो इनका कॉलेज इलेक्टोरल होता है वो पूरा तय करता है। उस इलेक्टोरल में कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होते हैं, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और हर राज्य से एक सेट प्रस्तावक का दाखिल किया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावक का समर्थक होने के बावजूद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी एक सेट दाखिल किया गया। वहाँ पर उस सेट में जो समर्थक है, उनके लिए मध्य प्रदेश से 20 नेताओं के नाम थे और छत्तीसगढ़ से 17 नेताओं के नाम थे। मध्य प्रदेश से डॉक्टर CM मोहन यादव जी हैं, उनके साथ उनकी कैबिनेट के 5 मंत्री भी हैं। कैलाश विजयवर्गीय हैं और प्रहलाद पटेल जी हैं, राकेश सिंह जी हैं, साथ ही दोनों डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी शामिल हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी इसमें हैं, वीरेंद्र कुमार जी इसमें हैं। इस तरह कुल 20 का एक सेट मध्य प्रदेश से समर्थन में किया गया है और छत्तीसगढ़ से भी एक सेट दाखिल किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में अब सिर्फ घोषणा रह गई है, लेकिन चूंकि प्रोसेस होती है, प्रोसेस के तहत सब कुछ तय है, उसके बावजूद इसका ऐलान कल कर दिया जाएगा। इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हमारे साथी विनोद जुड़ेंगे और विनोद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे नए जो अध्यक्ष बनेंगे, नवीन सबसे युवा अध्यक्ष होंगे, उनके सामने कैसी चुनौतियां होंगी और किस तरह की भाजपा, किस रूट की भाजपा अब बनने वाली है। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया चल गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश से भी 5 सेट, जो 20 नेताओं का था, एक सेट दाखिल किया गया उनके समर्थन में। अब जो क्या प्रक्रिया उसमें बची है, अब चूंकि उनके नाम का ऐलान मेरे ख्याल से कल होगा। और दूसरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि भाजपा की, चूंकि आप इतने लंबे समय से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग देख रहे हैं, भाजपा की सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। अभी तक आपने लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े बड़े दिग्गजों को देखा इस पार्टी को चलाते हुए। नितिन नवीन बहुत युवा हैं। युवाओं के नेतृत्व में एक बड़ी पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जा रही है, वो कैसे लीड कर पाएगी? दोनों बातें, क्या प्रक्रिया बची है और कैसे होगा भाजपा का भविष्य? विनोद जी। बिल्कुल त्रिपाठी जी, देखिए प्रक्रिया सतत जारी है। जो एक प्रक्रिया संविधान के तहत भाजपा के होना चाहिए, वो पूरी तरीके से अभी चल रही है वर्तमान में। और ग्वालियर से देखिए जयवान सिंह पवैया भी विशाखापट्टनम में पहुंचे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, शिवराज सिंह चौहान है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश से भी पहुंचे हैं। आज नितिन नवीन अपने आप में एक युवा अध्यक्ष हैं और ये
इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि अभी तक वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो बहुत कुछ तो वो संगठन के बारे में समझ चुके हैं। अध्यक्ष का जो काम वो समझ चुके हैं, इतने दिनों से लगातार वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं, और उसके बाद अब लगभग उनका नाम तय है। और जिस तरीके से उनको एक प्रक्रिया होती है, फॉर्मेलिटी होती है, वो पूरी की जा रही है, और उसके बाद कल उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो इन लोगों की जो बधाई देने का सिलसिला तो पहले से ही उनके लिए चालू है, लेकिन संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए खास करके युवा वर्ग को किस तरह से आगे लाया जाए और किस तरह से संगठन से आगे उनको, और जो युवा वर्ग है उनको जोड़ा जाए, क्योंकि युवा है नितिन नवीन, और वो अपने आप में संगठन के काफी पुराने कह सकते हैं कि एक राजनीति के खिलाड़ी भी रहे। उनके पिताजी भी की जो विरासत है उसको वो सजे हुए हैं, और लगातार वो लोगों से सतत संपर्क में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी चूंकि वो प्रभारी आते रहे हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी जब उनको पिछली बार 1 महीने पहले यहाँ त्रिपाठी जी जब वो आए थे, तो उनसे उस समय उनसे चर्चा करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगठन ये तो बड़ा संगठन है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर संगठन कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है, और इसका अध्यक्ष इस पर बेहद जिम्मेदारी होती है। और उसके बाद अब जो चुनाव होंगे उसमें खास करके इनका काफी योगदान रहेगा, क्योंकि चुनाव में अपनी बड़ी विनोद में थोड़ा सा ये अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि आप चूंकि जानते हो, आप इतने दिन से कवर कर रहे हो कि भाजपा बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है। नितिन नवीन उस पूरे कैडर में अगर वरिष्ठता क्रम देखा जाए तो बहुत नीचे आते हैं। तो क्या जिस अंदाज में नड्डा जी ने चलाई पार्टी, जिस अंदाज में अमित शाह जी ने चलाई, या जिस अंदाज में उसके पहले लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या बाकी नेता मुरली मनोहर जोशी या बाद के नेता चलाते थे, वैसा उस अंदाज में पार्टी चल पाएगी? क्योंकि बहुत सारी सत्तारूढ़ पार्टी हो गई है और चुनौतियां बहुत होंगी। जी विनोद। देखिए त्रिपाठी जी, पहले जब जो अध्यक्षों के आपने नाम गिनाए, बेहद मजबूत अध्यक्ष रहे पार्टी के, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी रहे हो, तमाम रहे, लेकिन उस समय जो सत्ता में बीजेपी बहुत कम जगह थी। केंद्र में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता आई थी, उस समय के कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने थी। केंद्र में सरकार को लाना था, प्रदेशों में सरकार को लाना था, बहुत जगह कांग्रेस शासित प्रदेश थे, केंद्र में भी एनडीए की जो यूपीए की सरकार थी उस समय, तो उनके सामने बेहद चुनौतियां थी। लेकिन चुनौती अभी नवीन जी के सामने भी है, क्योंकि जो जिस तरह से बंगाल में चुनाव होना है, अन्य जगहों पर चुनाव होना है, उनको जो कैडर बेस्ड पार्टी जो कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा सीनियर व्यक्ति के पास वो अनुभव हो जो उससे जूनियर या युवा में नहीं हो। भाजपा ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। भाजपा में जिसको योग्यवान होता है, ऊर्जावान होता है और लगता है कि संगठन के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल है, उस व्यक्ति को संगठन में लाया जाता है। और ये हम आप देखते रहे, चाहे मुख्यमंत्रियों की बात रही हो, प्रदेश अध्यक्षों की बात रही हो, तो भाजपा ने हमेशा ही उन लोगों को मौका दिया है जो संगठन के प्रति काफी आस्थावान रहे हो, संगठन में काफी काम किया हो, उनकी नीति रीति जानते हो। दूसरा, जो लोगों में खास करके जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनमें उनकी लोकप्रियता रही हो, खास और किसी तरह से कोई विवादित ना रहे हो। तो इस तरह के लोगों को भाजपा अपना पदाधिकारी बनाती है, अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है। और जब नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो उस समय से ही ये लगने लगा कि अब चूंकि जब चुनाव होगा जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भाजपा के, तो नवीन जी को ही आगे बढ़ाया जाएगा और उनको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो प्रक्रिया लगातार अभी जारी है। और विनोद एक सवाल और आ रहा था जो अक्सर लोगों के मन में भी होगा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ है, उस इलेक्टोरल कॉलेज में मध्य प्रदेश से भी एक सीट, क्योंकि हर राज्य से एक सीट जमा होता है, इनका जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मध्य प्रदेश से जो प्रस्तावक समर्थकों का सेट है, उसमें निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री होने के नाते, जयभान सिंह पर, लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री होने के नाते, दोनों डिप्टी सीएम होने के नाते, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो, लेकिन बड़ा चौंकाने वाला टाइप नाम लगता है जयभान सिंह पवैया का उस टीम में शामिल होना। इसके पीछे क्या थ्योरी हो सकती है? देखिए, जयभान सिंह पवैया अपने आप में एक कद्दावर नेता है, और उस समय जब अयोध्या मामला था उसमें जयभान सिंह पवैया बेहद चर्चा में रहे। और अभी जब अमित शाह ग्वालियर दौरा हुआ था तो उस समय जयभान सिंह पवैया उनसे व्यक्तिगत मिले, और उन्होंने इस बात को जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जयभान सिंह पवैया ने कहा कि उन्हें सत्ता से, संगठन से उन्हें बहुत कुछ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो ये माना जा सकता है कि इसको लेकर शीर्ष स्तर पर चर्चा भी रही हो।
और जयभान सिंह पवैया काफी कहा जाता है कि उनके जो चाहे भाषण हो या उनकी बात हो या उनका तरीका हो अपने आप चर्चा करने का, तो वो एक अलग ही तरीका रहा है। और यही कारण है कि कई मामलों में जयभान सिंह पवैया की, देखिए महाराष्ट्र में सहप्रवादी को भी रहे और कई जगह पर जयभान सिंह पवैया को जब भेजा जाता है, आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में जब हेमंत खंडेलवाल का प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा था, तो उस समय ग्वालियर से विवेक नारायण सिंह, निश्चित रूप से उनका बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जयभान, मैंने इसलिए सवाल आपसे किया कि जयभान सिंह पवैया अकेला उसमें चौंकाने वाला नाम था निश्चित रूप से, पर पवैया जी का कद, जब अयोध्या की बात होती है, राम मंदिर आंदोलन की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, तो पवैया बीजेपी में बड़े कद होता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपका शुक्रिया बहुत सारी जानकारी देने के लिए। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर है भोपाल से, जहाँ पर SC OBC SC ST का सम्मेलन हुआ, जिसमें कि जबलपुर जाएंगे। सबसे पहले जबलपुर में हिट एंड रन का मामला, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक हाईवे के किनारे वो मजदूर जो हाईवे की रेलिंग पर पेंटिंग कर रहे थे, वो बैठकर खाना खा रहे थे, सब लोग लगभग 20 मजदूर थे। अचानक एक धड़धड़ाती हुई कार आती है और उनके रनते चली जाती है। हिट एंड रन के इस मामले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत दर्दनाक दृश्य उस हाईवे का, और आज वहाँ पर लोगों ने धरना भी दिया। और जिस तरह का हादसा हुआ, इससे निश्चित रूप से ये तमाम सवाल उठते हैं कि क्या जब इस तरह हाईवे पे काम होता है, मजदूर काम करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी कैसी रहती है, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, कैसी सावधानियां बरती जाती हैं। और इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ ही अरविंद जी जुड़ेंगे। अरविंद जी से हम बहुत सारे मुद्दों पर समझने की कोशिश करेंगे। थाना बनेरा क्षेत्र में हाईवे के उधर की ये घटना है। NHAI के कुछ मजदूर थे जो ठेकेदार के तहत वहाँ काम कर रहे थे। रेनॉल्ट गाड़ी थी, वाइट बिना नंबर की, तेज रफ्तार से आती हुई इनके ऊपर चढ़ा के निकल गई, जिसके अंदर 13 लोग घायल हुए हैं। 2 मृतक महिलाएं हैं, 40 वर्षीय, एक का नाम लच्छूबाई। ठीक है, और अब आप देखते हैं हमारे साथ अरविंद दुबई जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही? तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वहां पर जब लोग काम कर रहे थे, अभी वहां पर लोग धरना भी दे रहे थे, क्या स्थिति अभी उस जगह की? अरविंद जी, अजय जी, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं। मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। एक और इलाजरत महिला की मौत हो गई। इसके पहले हम 5 मौतें बता चुके थे, तो कुल 6 मौतें हो चुकी हैं। 6 मरने वाली जो है वो महिलाएं हैं, और लगभग अभी 1 दर्जन घायल जो है उनका मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनमें से कुछ घायल जो है वेंटिलेटर पर है। जो कार चालक है उसकी पहचान हो गई है। दीपक सोनी नाम है कार चालक का, सिहोरा तहसील का रहने वाला है। उसकी कार पुलिस ने बरामद कर ली है। चूंकि दीपक घर पर नहीं मिला है, पुलिस तलाश कर रही है, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। यहाँ पर मृतकों के शव लेकर उनके परिजन और उनके गांव के लोग जो कि मंडला जिले के हैं, वो इस नेशनल हाईवे पर अभी भी मेरे ठीक पीछे यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि सबसे पहले तो उन्हें जो उचित मुआवजा है वो मुआवजा दिया जाए। जिन मृतकों के परिजन हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए, और इसके साथ ही जो कार चालक है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जब तक अधिकारी इस बात का लिखित उन्हें भरोसा नहीं दिलाते, तब तक वे हाईवे से जाम नहीं हटाएंगे। और लगभग 11 बजे के बाद से जो जाम लगा है अभी तक है, सैकड़ों की तादाद में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं, क्योंकि ये जबलपुर मंडला और फिर मंडला के आगे रायपुर तक जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है। इस वजह से दिक्कत है। अब सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर अजय जी कि रेलिंग जिस वक्त काम चल रहा था, तो उस वक्त नेशनल हाईवे ने प्रोटेक्शन के लिए, जो मजदूर हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या इंतजाम किए थे? रेड कलर के जो स्टॉपर्स हम देखते हैं, जो कि जनरली रबर के बने होते हैं, वो स्टॉपर्स वहां पर सिर्फ लगा दिए गए थे खाना पूर्ति करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह की कोई और संकेतक वहां पर नहीं था। और एक बहुत लंबा खाली पैच जो है वो था, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर वाहनों की जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कार चालक की जो गलती है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरविंद जी, आप नजर बनाए रखिएगा। स्वाभाविक रूप से दुखद घटना है, और अगर कार चालक गिरफ्तारी होती है सूचना हम तक पहुंचाएगा। आप ये भी बताने की कोशिश करिएगा कि उन किन कहाँ के लोग थे, उनको मुआवजा कितना मिला, ये सारी जानकारी हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। आपका थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। भोपाल में एक सम्मेलन हुआ, उसमें SC ST OBC के लोग शामिल थे। उस सम्मेलन में तमाम बातें हुई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक एक्स MLA RD प्रजापति, उन्होंने रामभद्राचार्य जी के एक मुद्दे को लेकर के बहुत तीखी टिप्पणियां की हैं, और निश्चित रूप से ऐसी टिप्पणियां जो किसी भी धर्मालु के प्रति, किसी भी समाज से जुड़े व्यक्ति के प्रति नहीं की जाना चाहिए। हम आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। RD प्रजापति ने, उनकी बेलुगाम जबान से निकला क्या है। तो फिराक हो गई है
कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ, बहन बेटियों के इस मन से पृथ्वी हिलने लगी है, रुद्राचार कहते हैं। अब आप बताइए, एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपने एंजॉय वाली माँ से पैदा हुएगा। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, कभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंधरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है, वो 10 जगह मुंह मार के आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। हम इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूं हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आइए हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके निश्चित रूप से उनकी तिखी टिप्पणी बड़ी कम से कम रामभद्राचार्य जैसे व्यक्ति के प्रति, से संत के प्रति टिप्पणियां हैं। जो रेफरेंस दिया गया उसका कोई वो नहीं है, लेकिन टिप्पणी गलत थी, वो भी भाजपा। हमारे साथ सरस्वती जी जुड़े हुए हैं। सरस्वती जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। सरस्वती जी, इस पूरे मामले में क्योंकि निश्चित रूप से इस बार गेंद बीजेपी के पाले में नहीं है, कांग्रेस की टिप्पणी इसमें क्या आई है और क्या आरडी प्रजापति के खिलाफ कोई एक्शन ले जाने की संभावना दिख रही है? बिल्कुल अजय जी, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपनों से ही घिरी नज़र आ रही है, और ख़ास तौर से जो वोटर्स हैं और ये जो जनप्रतिनिधि हैं, और जो सम्मेलन हो रहा है एससी और एसटी, जो कल भोपाल में सम्मेलन हुआ, उसमें जो है जिस तरह से बयान दिया गया है उसको लेकर फूल सिंह बरैया जो है वो सबसे पहले बयान देते हैं, उनको लेकर कांग्रेस की किरकिरी हुई, और उसके बाद एक के बाद एक दूसरे नेताओं की भी आई। लेकिन आरडी प्रजापति का हाल का जो मामला है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ये बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी से, लेकिन अब उनके बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी हमलावर है कि कांग्रेस के किस तरह से बयान हो रहा है। लेकिन अजय जी, मध्य प्रदेश में सियासत की बात करें तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं यूपी और बिहार में जातिवाद का हल्ला बोल होता था, जातिवाद पर मुद्दे चुनाव जीते जाते थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी उसी तरह का हो गया, जैसे कि फूल सिंह बरैया जिस तरह से बयान देते हैं, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देते हैं, महिलाओं को देते हैं, हिंदुओं को लेकर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है, जैसे कि अभी हाल का मामला ये चल रहा है कि आदिवासियों को लेकर वो कह रहे हैं हम आदिवासी नहीं है। जो राजनेता वो बोलते हैं कि उनको हिंदुओं में, वो आदिवासी हिंदुओं में उनकी गिनती नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर अपने जो राजनेता हैं पर्टिकुलर उस क्षेत्र से आते हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हो, कैसे कहीं ना कहीं वोट बैंक को पक्का सरस्वती, बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही कि आरडी प्रजापति को बुलाकर पूछताछ होगी या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, कुछ दिख रहा है वहां पे? देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूं कि जब कांग्रेस की बात होती है तो बीजेपी हमलावर होती है। अभी जिस तरह से उन्होंने साधु संतों को लेकर बयान दिया है, बीजेपी हमेशा ही साधु संतों का सपोर्ट करती रही है। लेकिन अब जब हमने अलग अलग, जैसा कि मंत्री कंसाना जो कृषि मंत्री हैं, उनसे हमने पूछा कि इस तरह बयान देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस तरह वो साधु संत जो भगवान का रूप होते, उनसे इस तरह का बयानबाजी उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या एक्शन होना चाहिए, संगठन क्या करेगा, फिलहाल इस पर अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो सरस्वती जी, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं आपको धन्यवाद आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, देखिएगा कि अब भाजपा अपने व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ऐसे मुद्दों पे जब फूल सिंह बरैया घिर सकते हैं तो आरडी प्रजापति के खिलाफ भी मामला बन सकता है। चलते हैं हम इंदौर की ओर। इंदौर में एक बड़ा रोचक भी है और निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीज़ है। उस इंदौर में जहाँ पर भिक्षावृत्ति पर बैन लगा हुआ है, वहाँ एक ऐसे भिखारी को पकड़ा गया है जो थोड़ा बहुत नहीं करोड़पति है, जिसकी अपनी गाड़ियाँ चलती हैं, ऑटो चलते हैं, जिसकी अपनी कार है, जो पैसे ब्याज पर उठाता है। और निश्चित रूप से ये दर्शाता है जो दिव्यांग लोग हैं या भीख मांगने के लोग करते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ये खबर समाज के लिए चौंकाने वाली है। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 मकान, 3 ऑटो और 1 कार का मालिक भिक्षावृत्ति पर काम करता है, वो भी उस इंदौर में जहाँ पर कि भिक्षावृत्ति पर टोटली बैन है। प्रशासन पूरा चौकस रहता है। ये लोग समाज का वो चेहरा जो आपको किसी की मदद के लिए बढ़ते हाथ को रोक सकते हैं, ऐसी घटनाएं। इसलिए हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि आप देखिए, और एक बार जब आप किसी को देते हैं, भीख देते हैं,
तो उसका क्या असर हो सकता है, उसकी स्थिति क्या हो सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा समझ करके दान दीजिए। हमारे साथ अखिलेश सेन जुड़ेंगे, अखिलेश से बात करेंगे। अखिलेश, जिस तरह की ये घटना हुई वो भी उस इंदौर में हुई जहाँ पर कि भिक्षावृत्ति पर बैन है, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की दौड़ पकड़ कैसे हुई? के सपनों का खैर माना जाता है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इंदौर को भिक्षुक मुक्त अभियान है जी, वो शुरू किया गया था और इंदौर को भिक्षुक मुक्त करने की यहाँ पर बात भी कही गई थी और उसके बाद से लगातार एक के बाद एक कहीं ना कहीं कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए थे। हर एक चौराहे पर, हर एक कॉलोनियों में जा जाकर प्रशासन और महिला बाल विकास की टीम, उसके साथ ही एनजीओ की टीम हर मोहल्ले कॉलोनी में पहुंची थी। जहां पर भिक्षावृत्ति होती थी वहां से जो भिक्षुक होते थे उन्हें उठाकर वो पुनर्वास करने के लिए लेकर जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं पर जब प्रशासन की तरफ से जब ये पुनर्वास की योजना शुरू की गई थी और उसके बाद जो उज्जैन है सेवाधाम आश्रम, वहां पर भिक्षु को भेजा गया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो भिक्षु को भेजा गया वो 15 दिन या 20 दिन वहां पर रखा और उसके बाद उन्हें वापस छोड़ दिया गया। और यही कारण था कि जब छोड़ने के बाद ये लोग वापस से आए और वापस से आने के बाद इन्होंने वापस से भिक्षावृत्ति शुरू कर दी। ये व्यक्ति कैसे, अखिलेश, ये व्यक्ति कैसे पकड़ में आया? प्रशासन लगातार अजय जी कार्रवाई कर ही रहा था भिक्षावृत्ति के लिए, क्योंकि इंदौर को बेघर फ्री बनाने की जो सिटी है उसकी तैयारी इंदौर में पहले से चल रही है। कलेक्टर, उसके साथ ही नगर निगम और उसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार इस मुहिम पर काम कर रहे हैं। तो तभी जो व्यापारी सराफा एसोसिएशन, उनके द्वारा एक सूचना मिली थी कि एक बेघर है, इसकी व्यवस्था आप कहीं पर करवा दीजिए। जब पुलिस बाल विकास की टीम वहां पर पहुंची, जब इसकी तलाश ली गई, पूछताछ की गई, तो बाद में पता लगा इन लोगों को कि इसके पास 3 घर है, 2 ऑटो है, 1 कार है। और निश्चित रूप से बड़ा मामला है, भिखारी करोड़पति निकलता है। जैसा कि अखिलेश बता रहे थे कि वहाँ तो लगातार प्लान चल रहा है, वहाँ पर लगातार भिक्षावृत्ति के खिलाफ प्रशासन अभियान चला रहा है। पर वही कि उनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था जब तक नहीं होती है, उनका कड़ाई नहीं होती है, तब तक किस तरह घटनाएं जाएंगी। और निश्चित रूप से इंदौर का ये मामला एक तस्वीर से पेश करता है, समाज की वो तस्वीर जिस हमारे लोगों को जो को अलर्ट करती है कि हम भीख भी दे रहे हैं तो थोड़ा देख करके कि क्या स्थिति हो सकती है और क्या इस माहौल बनता जा रहा है। इन सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज का प्रोग्राम बस यहीं तक का समय की कमी होने के कारण मैं इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहूँगा, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप जाइएगा मत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। तब तक के मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।